एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर इंद्रदेव शर्मा जी, कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर राजीव रैना जी, केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर केहर सिंह ठाकुर जी, यहाँ पर मौजूद सभी विभागों के अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिक, यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, अध्यापक और बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शिवानी राणा है और मैं कृषि विभाग चंबा में बतौर विषयवाद विशेषज्ञ कार्यरत हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आज कृषि विज्ञान केंद्र का, जिन्होंने आज ये मंच दिया कि इसके माध्यम से आप बच्चों को एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में बताने का मौका मिला। जब हम +10th के बाद कोई भी स्ट्रीम डिसाइड करते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम +1 +2 में मेडिकल रखेंगे तो हम सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं, और अगर हम नॉन मेडिकल रखेंगे तो उससे हम सिर्फ इंजीनियर बन सकते हैं। इसके बीच के विकल्पों का हमें पता नहीं होता। उन्हीं में से एक विकल्प है एग्रीकल्चर। आपने आए दिन आजकल एग्रीकल्चर के बारे में जो है न्यूज़ में सुना होगा कि जब सरकार बजट देती है तब भी एग्रीकल्चर को बजट के अलॉटमेंट जो है उस पर ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, एग्रीकल्चर की स्कीम्स को भी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी बच्चा जिसने +1 +2 में मेडिकल या नॉन मेडिकल रखा है वो एग्रीकल्चर की ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल है। जैसे मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए नीट का एग्ज़ाम होता है, वैसे ही ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हर साल जो है ICAR का एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। आप +2 के बाद जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम है इसकी नोटिफिकेशन ICAR की वेबसाइट पे आ जाती है। आप जो है फरवरी में इसकी नोटिफिकेशन आ जाती है, अप्रैल में आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और मई में ये एग्ज़ाम होता है और जून तक इसका रिज़ल्ट आ जाता है। इसके अलावा सभी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने अपने जो है प्रॉस्पेक्टस है वो साइट पे जो है वो डाल देते हैं अप्रैल के एंड तक। तो आपको जो है अप्रैल के एंड में सारी यूनिवर्सिटी की साइट्स को देखना होता है और उसको जाके डाउनलोड करना होता है। हिमाचल प्रदेश में चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय है, वो ही एकमात्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। लेकिन ICAR का आपको ये टेस्ट जो है देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका ये टेस्ट में आपके मार्क्स आते हैं उसकी कट ऑफ के बेसिस पे ही जो है वो मेरिट बनती है और सिलेक्शन होती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, आप शेर कश्मीर है जम्मू में, आप इन यूनिवर्सिटीज़ की साइट में जाके भी जो है प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर इंद्रदेव शर्मा जी मेरे कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोगी वैज्ञानिक और स्टाफ, दूर दूर स्कूलों से आए हुए हमारे प्यारे बच्चों और उनके साथ आए हुए अध्यापकगण, हमारे मीडिया और जो अन्य हैं, मैं एक बार आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार। जो ये प्रोग्राम हमने रखा है उसका नाम है एग्री फेस्ट। ये एक ऐसा मेला रखा है कि जिसमें बच्चों को ये ज्ञान हो सके कि स्कूल के बाद हमने कौन सी शिक्षा लेनी है। मैं बड़े सीधे शब्दों में कहूँगा कि देखो, हम सभी लोग सुबह दोपहर शाम को भोजन करते हैं, है ना, रोटी खाते हैं। कोई भी हो, कितनी भी बड़ी ऊंचाई पर हो या गहराई पर, भोजन सभी करते हैं। तो ये एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऐसी है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम रहेंगे हम भोजन करेंगे। तो बच्चों, ये जो कृषि की पढ़ाई है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहाँ से शुरू होती है? बीज से लेकर के बाजार तक, समझे ना आप। हमारी जो अब धारणा है कि खेती तो वो किसान करता है जो खेत में काम कर रहा है ना, मैला कुचैला जैसी फोटो हम दिखाते हैं। बच्चों, अब ये ऐसा नहीं है। ये हाईली टेक्निकल प्रोफेशन हो चुका है जिसमें बागवानी, कृषि, वानिकी और दूसरे औषधीय और सुगंधीय पौधे, फूलों की खेती, ये तो खेती खेतों में है। इसके अलावा आप लोग बच्चों देखो क्या खाते हैं,
ज़्यादातर बच्चे कुरकुरे, अंकल चिप्स, है ना, वो सारे जो उद्योग हैं वो सब खेती पर बेस्ड हैं। और जो हमारा उत्पाद निकलता है कई रूपों में आपके पास पहुंचता है। तो इनकी पढ़ाई जो अलग अलग है, हमारा जो उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है उसमें आप बागवानी की पढ़ाई करते हैं। इसमें हमारे पास 4 महाविद्यालय हैं। पहला विद्यालय उद्यानिकी विद्यालय महाविद्यालय सोलन नौनी, दूसरा हमारा वानिकी महाविद्यालय ये है, ये भी नौनी में है। तीसरा हमीरपुर हमारा नेरी में एक महाविद्यालय है और चौथा थुनाग मंडी में है। जगह ही होती है यूनिवर्सिटी में। इनमें हमारे अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे फ्रूट साइंस का, वेजिटेबल का, फ्लोरिकल्चर का, पोस्ट हार्वेस्ट साइंस है, बड़ी इम्पोर्टेंट है, सिल्वीकल्चर है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, या प्रोडक्ट्स के हमारे हैं। इंजीनियर में आप इक्विपमेंट देख रहे थे, सारे इंजीनियरिंग बेस्ड होते हैं और मेडिसिन्स बेस्ड। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी। मेरा अपना जो विषय है वो है पौधों की बीमारियों का। हमें बहुत कुछ जानना पड़ता है, सारा पौधे के बारे में, उनकी दवाइयों के बारे में, उनकी बहुत कुछ। तो अब बच्चों ये सारा पढ़ेंगे। और इसके बाद यही नहीं, आप जो हमारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उनके बिना खेती नहीं चलती, जैसे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। मेडिकल, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं उनसे निवेदन रहेगा कि आप इस विषय को ऑप्ट करें। लाइफ बहुत अच्छी होता ही रहता है ना। और आज चंबा में बड़े गर्व की बात है कि हमारे 2 किसान मिलीनियर फार्मर्स बन करके, एक हमारे पवन कुमार तेलका से और एक धारो राम जो हमारे ईडी से है, उनको भारत सरकार ने सम्मानित किया। तो ये इनके नाम मैंने ही प्रपोज किए थे और उनको ये अपने घर में, अपने खेतों में काम करके संभव हुआ है। तो अब खेती को इतना लाइट मत सोचे। जिन जिन स्कूल के बच्चे तो लेट हो गए सर, अब थोड़ा क्या I tried my level best. Maximum I could do. डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर इंद्रदेव सर। हाँ, नौनी विश्वविद्यालय से। नौनी हाँ जी, हाँ, नौनी से आए। सुनील डॉक्टर राणा सर। और ये सर डॉक्टर सुशील देवानी हमारे साथ हैं। और साथ में तो रेडी 9536 सर नहीं सर, नीचे नीचे। एक्चुअली में पता नहीं ये प्रोग्राम था पठानिया जी का। हाँ वही, मैंने तो अपना पहले दे रखा था, फिर वहाँ भी खैर के दूर बस और भैया ठीक ठाक, ठीक ठाक It's very good for sugar, especially advised to people. मिक्स फार्मिंग की हुई है, जैसे कॉलीफ्लावर है तो साथ में जो फ्रेंच बीन लगाई ताकि जो फ्रेंच बीन है वो कॉलीफ्लावर को जो है वो नाइट्रोजन दे सके। वैसे ये मक्की आई है, इसके साथ उड़द की दाल है। और सर ये जैसे संसाधन बढ़ा है, जैसे फार्मर जो है वो सेल कर सकता है उसके जो अस्तर है, इसके लिए गवर्नमेंट 10,000 की सब्सिडी देती है फार्मर को। और ये कौशल लाइनिंग है, इसके लिए जो गवर्नमेंट 8,000 की सब्सिडी देती है। सर ये मेनली एक्चुअली सर जो हमारा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जैसे आप मेडिसिनल प्लांट ग्रो कर सकते हो या वेजिटेबल प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। जैसे मेडिसिनल में आप ग्रो कर सकते हो, नीम ग्रो कर सकते हो, आप तुलसी ग्रो कर सकते हो, फिर
मतलब ये जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक प्लांट्स होते हैं और हमें खुद से घर से मिलते हैं। और आजकल की जनरेशन में ये है कि मैक्सिमम लोगों के पास जो कि लैंड नहीं होती है ना, तो जो हमारे पास जैसे टेरिस हो गया और बालकनी हो गई, उनमें हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं जो हमारी जर्नल नीडेड होती है। ठीक है, थैंक यू बेटे। Very good. सर ये सर हाइड एंड सीक डिफरेंट हाँ शॉप है लगते हैं ये सर M9 पे इसका स्पेसिंग है इसकी M9 तो लगभग ये वाला सर हाइड एंड सीक जाता है सर, ये कीवी का है मैक्सिमम 1.5 मीटर। मैच्योर्ड फार्मर हैं जो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पनीरी एक तरह की नर्सरी है। अगर इस नर्सरी को ठीक ढंग से मोटिवेट किया जाए तो ये आने वाले टाइम में इस जिला की दिशा और दशा बदल सकते हैं। मैं अभी उद्यान विभाग में उप निर्देशक कार्य कर रहा हूँ। मेरा यहाँ चंबा से विशेषकर उद्यान का हर तरह से फैलाने का मेन मकसद ये है कि हमारे चंबा के जितनी भी जलवायु, जितना भी क्षेत्रफल है, जितनी भी हमारे पास लैंड है और जो भी हमारे पास जोन बने हैं यहाँ पे, वो सभी के सभी जोन, अगर 5 जोन यहाँ पे आते हैं तो 5 जोन जो बागवानी के लिए अति उत्तम है। मतलब मुझे ये बोलने का मतलब है कि अगर हमारे किसान बागवान समृद्ध होंगे या उनका सामाजिक आर्थिक उन्नति होगी तो वो सिर्फ बागवानी से होगी। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ट्रेडिशनल टाइप की जो पैटर्न के क्रॉप जो है वो बड़े सालों से ग्रो कर रहे हैं, परंतु बहुत सारे हमारे जो हिमाचल के बाकी ज़िले हैं उन्होंने ट्रेडिशनल फार्मिंग को छोड़ के अब वो आजकल की जो डिमांड है उस हिसाब से फार्मिंग कर रहे हैं। मैं थोड़ा अगर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत कम समय है, मैं थोड़ा सा बच्चों का आने का और यहाँ बैठने का और MLA साहब का संबोधन करने के बीच का टाइम को पाट रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक सुनने वाले दाई साहब की तरह आएंगे तब तक थोड़ा हमारा टेक्निकल सेशन हो जाएगा। तो मेरा ये बोलने का मतलब कि हमारे 12 जिले तो चंबा को छोड़ के 11 के 11 जिलों ने अपने खेती करने का तरीके को बदल दिया हुआ है। आज उनके पास एग्रीकल्चर जो ट्रेडिशनल क्रॉप के अलावा वो मॉडर्न एग्रीकल्चर जिसमें कि हाइब्रिड या ऑफ सीजन वेजिटेबल का काम कर रहे हैं और साथ में हॉर्टिकल्चर का जहाँ जहाँ पॉसिबल है, जहाँ पे सेब की संभावनाएं हैं वहाँ सेब लग रहा है, जहाँ पे सिट्रस या दूसरे अन्य सब ट्रॉपिकल फ्रूट है वहाँ पे काम। चंबा में जबकि हमारे पास सारे टाइप के फ्रूट लग सकते हैं। हमारे 3 श्रेणियाँ होती हैं जो निचले क्षेत्र में मध्यम के जनता लोग आए हैं, जो प्रभुत्व जनता है यहाँ की, जो बच्चे सुन रहे हैं, वो अपना माइंड फ्रेम इस तरह चेंज करें कि अगर चंबा को फिर वही चंबा बनाना है। हम पहले कभी 4 जिलों में एक होते थे, आज हम 12 जिलों के सबसे पीछे हैं। तो अगर हमें उसी एरा को वापस लाना है तो हमें यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो हमारी भूमि है, उसका 100% हमें ऐसा बनना पड़ेगा कि आपको उसमें से फ़ायदा मिले। आपको सब पता है कि एक कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकता, ये 100% ट्रूथ है। ना हमारे पास कोई यहाँ पे ऐसे कोई प्राइवेट ऐसे रिसोर्सेज हैं कि हमारे बच्चे उठ के वहाँ काम करेंगे। हम लोगों को अगर यहीं बैठ के कुछ करना है तो हमारे बच्चों को इस तरह तैयारी करनी पड़ेगी कि जितनी जितनी हिस्से में उनकी ज़मीन आएगी वो उसको साइंटिफिक तरीके से, जो बीच बीच में हमारे रिसर्च होती रहती है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हो, डिपार्टमेंट की तरफ से हो, उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अपने खेतों में भरपूर प्रयोग करें ताकि पर यूनिट कैपिटा, पर यूनिट जो इनकम है वो बढ़ती रहे। ऐसा ना हो कि हम 1 बीघा में मेज लगा के 3 या 4 कुंटल मेज को 4000 की बेच करके हम उसको प्रॉफिट कहेंगे तो किसी भी तरह से प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो मैं ज़्यादातर ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे लोग हैं, प्रभुत्व लोग हैं, ये सीजनल हमारा क्रॉप का टाइम होता है। अभी विंटर सीजन हमारा चला हुआ है, इसमें ज़्यादातर हमारे प्लांट्स के लगने, जो हमारे यहाँ प्लांट्स लगने वाले होते हैं, विशेषकर सेब, कीवी, नाशपाती, जो एप्रिकॉट, आलमंड, पियर, ये सभी अभी ही लगते हैं। तो मेरे इस मंच के माध्यम से, मेरे आज के वक्तव्य के माध्यम से, जो मीडिया के माध्यम से जितना भी लोगों तक ये बात जाती है वो इस बात पर ध्यान दें कि हॉर्टिकल्चर को ही हमने आगे लेके चलना है। अगर आज किन्नौर समृद्ध जिला है, लाहौल स्पीति अगर समृद्ध जिला है, शिमला तो आपको पता ही है समृद्ध है, या कुल्लू समृद्ध है, मंडी समृद्ध है, तो ये ऐसा नहीं है कि उनके पास जॉब ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि वो IAS ज़्यादा हो रहे हैं, HS उनके ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिटेड पोस्ट है, लिमिटेड ही लोग आगे आएंगे पढ़ने वाले, ऐसा कुछ नहीं, परंतु वो अपनी एग्रीकल्चर, अपना ज़मीन का वो बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि चंबा में आपको कमी नज़र आएगी। तो
मैं अगर डॉक्टर के सिंह मुझे कहे कि अभी टाइम और है तब तो चलता रहेगा। अगर कोई इस तरह से है तो मैं आप सबसे अब परमिशन लेता हूँ और मैं विधायक साहब से रिक्वेस्ट करूँगा सर कि जितने भी हमारे अभी इस बार जितने भी मनरेगा में सेल्फ लैंड के सेल्फ पड़े हैं, और मैं चाहता हूं कि सर जितने भी प्लांटिंग मटेरियल है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से ही आगे जाए, ताकि वो एक ऑथेंटिक हो सर, उसका एक असर उसको जवाबदेही रही है डिपार्टमेंट की। अगर प्राइवेट या कोई दूसरी एजेंसी से होगा तो हमें इसमें कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा सर, मुझे थोड़े से प्लांट कम लगेंगे परंतु सर पर क्योंकि ये मुझे क्योंकि जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे सर, मेरे हॉर्टिकल्चर के वजह से डाटा रहेगा सर, मेरे पास आंकड़ा रहेगा कितने प्लांट किसको दिए हैं, किस टाइप के दिए सर। तो एक बार सभी बच्चों से आग्रह है कि कृपा करके वो यहाँ पे पंडाल में आ जाएं। जो भी पीछे बच्चे खड़े हैं उनसे सभी से मेरा आग्रह है कि वो यहाँ पंडाल पे आ जाएं। और हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के एग्रीफेस्ट 2023 के मुख्य अतिथि हमारे बीच में हैं। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा अपने सहयोगी वैज्ञानिक डॉक्टर जया और डॉक्टर नेहा को कि वो आएं और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको पहले रोजेट्स लगा के सम्मानित करें। और उनके साथ हमारे बीच में हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर इंद्रदेव हमारे बीच में हैं। डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और अन्य जो सम्मानित यहाँ सदस्य हमारे मंच पे उपस्थित हैं, उन्हें सभी को रोजेट लगा के सम्मानित करें। थोड़ा सा मैम सामने मैम सामने मैम दूसरा इस साइड थोड़ा अरे सर सामने सर साथ में सर सामने देखना। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। अब मेरा आग्रह रहेगा डॉक्टर राजीव रैना सर से कि वो हमारे बीच को बुके, कैप और मफलर देके सम्मानित करें। सर पकड़ना जाए। हाँ जी ओके। सर सामने देखना, सामने। अब मेरा आग्रह रहेगा मेरे सहयोगी डॉक्टर सुशील धमान जी से कि वो आए और हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं डॉक्टर प्रमोद शाह। सामने
क्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सम्माननीय सदर चंबा विधायक श्री नीरज जी, यहाँ मंच पर उपस्थित कृषि विज्ञान केंद्र के हेड डॉक्टर राजीव रैना जी, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डॉक्टर प्रमोद जी, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर कुलदीप धीमान जी, मंच पर उपस्थित अन्य सम्माननीय अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अन्य विभागों से आए हुए अधिकारीगण, विभिन्न स्कूल से आए हुए टीचर्स, स्टूडेंट्स, कृषि विज्ञान केंद्र के स्टाफ, किसान भाई और साथ में मीडिया से आए हुए यहाँ पर हमारे साथी, आप सभी का मैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की तरफ से और कृषि विज्ञान केंद्र चंबा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं शुरू में ही धन्यवाद करना चाहूँगा आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का कि आपने आज दिन भर से व्यस्ततम कार्यक्रम चल रहे थे तो भी हमारे लिए और बच्चों के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज सुबह से यहाँ पर बच्चों ने बहुत सारे कार्यक्रम देखे, प्रदर्शनी देखी भी, प्रदर्शनी लगाई भी और साथ में जो कृषि विज्ञान केंद्र का फार्म है उसको भी देखा। यहाँ पर सभी बच्चे और बाकी जो भी उपस्थित हैं ये सोच रहे होंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है क्यों इतनी दूर आयोजित किया जा रहा है। इसके पीछे एक मकसद ये था कि आप लोगों को, बच्चों को जो कि आज की डेट में कृषि से दूर भागते जा रहे हैं कि कृषि है क्या, आज की डेट में किस तरह के मॉडल्स उपलब्ध हैं, क्या क्या इनोवेशन हुई है, इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दे दें। इसके लिए इतनी दूर लेकर के आए थे। तो आप सभी मुझे लगता है कि थोड़ी देर पहले लगभग 600 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, क्योंकि कुछ बच्चों को जाना भी था इसलिए वो चले गए। तो आप सभी यहाँ पर इतनी संख्या में आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी जानकारी और कृषि विज्ञान केंद्र की थोड़ी सी जानकारी आप सबके बीच में रखना चाहूँगा। डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सन 1985 में बनी थी, 1985 में। ये क्विज का क्वेश्चन भी था, यहाँ पर क्विज भी कंडक्ट कराई गई थी। तो तब से लेकर के अभी तक 39 साल का सफर डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ने तय किया है। इस 39 साल के सफर में डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ने अनेक अचीवमेंट्स हासिल की है। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि पिछले लगभग 5 वर्षों में यूनिवर्सिटी ने लगभग 70,000 किसानों को एक्सपोजर विजिट के माध्यम से, डायरेक्ट ट्रेनिंग्स के माध्यम से उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप किया है। और आज के समय में जैसे कि सुबह यहाँ पर बताया जा रहा था एक रिसोर्स पर्सन के द्वारा, डॉक्टर राणा के द्वारा, कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी के 4 कैंपसेस हैं। एक आपका हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, वो नौनी में है। फॉरेस्ट्री कॉलेज है, वो भी नौनी में है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री थुनाग में है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आपका नेरी में है। लगभग 3000 स्टूडेंट्स आज की डेट में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी में। ये जो एग्री फेस्ट किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है?
इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि वर्ल्ड बैंक फंडेड एक प्रोजेक्ट है NAHEP नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक उपक्रम है IDP इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी में जो फंडिंग आई है उसके तहत बच्चों में, बाकी किसानों में एग्रीकल्चर की एजुकेशन के प्रति उनका मेडिकल इंजीनियरिंग के सिवाय भी ऑप्शंस है, उसके लिए ये इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिसर्च में इन्वॉल्व है, दूसरा एजुकेशन में इन्वॉल्व है, तीसरा एक्सटेंशन में इन्वॉल्व है। रिसर्च के बारे में टेक्नोलॉजी जो किसानों तक पहुंची है वो डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री द्वारा अभी तक दी गई है किसानों के लिए। और स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में जो नौणी से निकले हुए स्टूडेंट्स हैं, देयर आर सो मेनी CEOs इन द कंट्री एंड इन द। और आज की डेट में मैं ये कहना चाहूँगा आप सबके लिए कि हमारे पास इंजीनियरिंग और मेडिकल के सिवाय भी अगर जो ऑप्शन है, आपके पास BSc हॉर्टिकल्चर है, BSc फॉरेस्ट्री है, BTech इन फूड टेक्नोलॉजी है, BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ में अभी एक कोर्स और शुरू होने वाला है, दैट इज BSc एग्रीकल्चर इन नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में भी अभी एक BSc का कोर्स शुरू होने वाला है। और ये कोर्स जो है पूरे देश भर का पहला कोर्स होगा जो नेचुरल फार्मिंग में आयोजित किया जाएगा। कॉलोनी में जो 3000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसमें से 61% जो है गर्ल स्टूडेंट है। एंड दिस इज द वन ऑफ द safest campus in the country as well as in the world. तो आप सभी पेरेंट्स से भी आग्रह है, टीचर्स से भी आग्रह है, बच्चों से भी आग्रह है कि जब भी एडवर्टीजमेंट आती है तो जरूर उसमें अप्लाई करिए। तो वापिस आए हैं एंड दिस इज अब हमारी यूनिवर्सिटी आज की डेट में पूरे देश भर में सबसे आगे है स्टूडेंट्स को बाहर का एक्सपोजर करने के लिए। ये तभी संभव हुआ है IDP की वजह से, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से। और आज की डेट में मोर देन 70 फैकल्टी मेंबर्स इन्होंने बाहर जाकर के एक्सपोजर ग्रहण किया है। लेकिन आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जब भी बच्चे बाहर से वापस आते हैं, आकर के फीडबैक देते हैं, टीचर्स आकर के फीडबैक देते हैं, तो ये बताते हैं कि जो डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में जो लैब है, जो फार्म है, दे आर एज गुड एज इन द फॉरेन कंट्रीज। तो आज की डेट में यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो है वर्ल्ड लेवल का है। और हमारे पूरे देश भर में जो जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से हमारी यूनिवर्सिटी का 17वां स्थान है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक दो बातें और बताना चाहूँगा क्योंकि समय भी हो रहा है कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो 10 साल 15 साल नौकरी करने के बाद, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो 10-10 साल नौकरी करने के बाद, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, ऐसे बहुत सारे IT सेक्टर्स में सर्विस करने वाले बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप लोग ज़रूर जब सर्च करेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गूगल सर्च कर रहे थे, तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी इनोवेशंस मिलेंगे। आज की डेट का जो एग्रीकल्चर है वो सिंपल नहीं रहा, बहुत सारी इनोवेशन, जैसे आज आप देखोगे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इरिगेशन में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। हम बहुत सारे हमारे पास आयाम रहेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ में आप लोगों ने मिलेट्स के ऊपर भी यहाँ पर
प्रदर्शनी देखी होगी, इस पूरी करूँगा। एक कन्या जोशी है कवि, उनकी एक बहुत बड़ी कविता, लेकिन मैं 2 लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा, जिसकी वजह से भारत साधारण से नहीं है ये मिलेट्स। क्या साधारण से नहीं है ये मिलेट्स? जीवन के आधार हैं मिलेट्स। श्री अन्न से सम्मानित, इनको श्री अन्न भी कहा जाता है। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत आभार। अब मैं अजय कपूर जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो बच्चों के नाम जो है वो यहाँ पे घोषित करें, उसके बाद ताकि हम अगला जो है उनको प्राइज़ और उसके लिए बच्चों को बुला सकें। कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के प्रभारी और मेरे अन्य सहयोगी से आग्रह रहेगा कि वो सभी मंच पे आएँ और हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं उन्हें सबकी तरफ से एक मोमेंटो जो है वो स्मृति चिन्ह जो है वो देकर उन्हें सम्मानित करें। थोड़ा क्लोज सामने। मेरा आज के मुख्य अतिथि से आग्रह रहेगा कि वो उस जो ब्रोशर है उसका विमोचन आज इस शुभ अवसर पे करें। तो मेरे सहयोगी डॉक्टर जया चौधरी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारे ब्रोशर जो हैं वो सामने लाएं और सभी मेरे जो वैज्ञानिकगण हैं वो सभी आ जाएं। सामने थैंक यू। हमारे सम्माननीय विधायक सदर चंबा श्री नीरज नैयर जी हमारे बीच में हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा सभी को बताना चाहूँगा कि इनका जो स्कूलिंग है वो मायो कॉलेज है अजमेर में, विच इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिक स्कूल इन इंडिया। वहाँ से इनकी स्कूलिंग हुई है और दिस स्कूल इज़ नेम्ड आफ्टर लॉर्ड मायो, जो वाइसराय थे, जनरल गवर्नर थे इंडिया के। एंड वहाँ पे अभी जो अगर आज के समय में हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान से बहुत ही चुनिंदे जो बच्चे हैं उस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। और ये जो स्कूल है 1875 में वहाँ इस्टेब्लिश हुआ था और दिस इज़ द रेजिडेंशियल स्कूल फॉर बॉयज़। और मुख्य अतिथि हमारे ग्रेजुएटेड फ्रॉम द डिग्री कॉलेज चंबा। एंड इनका जो राजनीति की तरफ जो रुझान था वो इनको क्योंकि इनकी जो राजनीति की शिक्षा है इनके पिताजी से इनको मिली है। आप सभी लोग जानते हैं कि स्वर्गीय श्री सागरचंद नेहर जो थे वो हमारे यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। चंबा से हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो इन्होंने जो राजनीति की बारीकियाँ हैं उन्हीं से सीखी और ये राजनीति में इन्होंने पदार्पण किया और ये चंबा की म्यूनसिपैलिटी में एज ए काउंसलर रहे। उसके बाद ये J&K बैंक के डायरेक्टर भी रहे हैं। बड़े गर्व की बात है, ये हिमाचल का नहीं है, J&K का बैंक है, उसके भी ये निर्देशक रहे हैं। बड़े फख्र की बात है हम सब लोगों के लिए। ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ राजा वीरभद्र सिंह इन्होंने मार्केटिंग कमेटी चंबा के ये चेयरमैन रहे और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जिला जो कांग्रेस कमेटी है उसके ये अध्यक्ष बने चंबा के। और वर्तमान में आप
लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य हैं और हमारे चंबा को आप विधानसभा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं समय को ना गवाता हुआ अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नीरज नेर जी को मंच पे बुलाना चाहूँगा कि आप आएँ और हम सभी को आशीर्वाद देके अनुग्रहित करें। अन्य हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स और के जो बच्चे हैं आज इस फेस्ट में जिन्होंने भाग लिया, मैं आप सबको जो है मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा और साथ में क्षमा भी मांगना चाहूँगा कि मैं देरी से पहुँचा, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे स्पीकर साहब ने एड्रेस करना था और मैंने पहले ही कुछ स्कूल्स के प्रोग्राम पुराने टाइम से दे रखे थे और वहाँ से आने में कोई आधा पौने घंटे की देरी होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मेरे साथ मंच आसीन डॉक्टर इंद्रदेव जी जो कि नौनी यूनिवर्सिटी से हैं, डॉक्टर राजीव रैना जी जो कि आपके यहाँ आपका ऑफिस कृषि विज्ञान केंद्र से हैं, डॉक्टर कुलदीप दिमान जी जो कि हमारे डायरेक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रमोद शाह हाल ही में अभी एक किन्नौर से चंबा ट्रांसफ़र होके आए हैं, और डॉक्टर केर सिंह जी जो कि जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और साइंटिस्ट हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ मौका दिया आप लोगों के बीच आने का। ज़्यादा लंबा भाषण मैं देना नहीं चाहूँगा, ये बुद्धिजीवी लोग हैं, इनके आगे हम ज़्यादा एग्रीकल्चर के बारे में मैं क्या बोलूँ, पर मैं इतना मोटे तौर पर अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो युग है, वो मुझे लगता है कि फार्मर्स का है। मैंने एक चीज़ देखी है ज़िंदगी के अंदर, जो लोग दूर की बात जो है जल्दी भांप लेते हैं वो ज़्यादातर जो है ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान जो है, हमारी आबादी जो है 130 करोड़ के करीब जो है हम पहुंच गए हैं, और उससे शायद कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। और आबादी जो है बढ़ती जा रही है, और आबादी बढ़ने के कारण जो है आपका जो लैंड है, क्योंकि परिवार जो है बच्चे ज़्यादा होते हैं, जगह घटती जाती है, और जहाँ आबादी बढ़ती है वहाँ खाने पीने के पदार्थों की जो है हमेशा जो है कमी रहती है। एक वक्त ऐसा था भारत में जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली 1947 के बाद, जो है हमारे पास अपनी आबादी को खाना खिलाने के लिए जो है गेहूं अनाज भी जो है वो पूरा नहीं होता था। और उसके बाद एक ग्रीन रेवोल्यूशन की जो है बात की गई, और उसके बाद देखो आज हिंदुस्तान जो है आने वाले कई सालों के बाद जो है आज जो है हम अनाज या अन्य चीज़ों के अंदर जो है हम मतलब पर्याप्त रूप से क्या हम दुनिया को निर्यात भी करते हैं चीज़ें। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब हमारी आबादी कम थी और अपने लिए जो है हमारे पास जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो पूरे नहीं होते थे। मैं मोटे तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, आज जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि सबके पास, सब गांव के बच्चे हैं। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है आज भी, और मैं ऐसा देखता हूँ कि आजकल लोगों का एग्रीकल्चर से जो है विश्वास उठता जा रहा है। आप दिल्ली के अंदर देखो, आसपास के जो हमारे गांव हैं वहाँ के लोग जो हैं मजदूरी करने के लिए दिल्ली में आ जाते हैं, बिल्डिंगों के अंदर मजदूरी करते हैं, कुछ और अन्य काम करते हैं। लेकिन अब जो है वक्त बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। हाईटेक टेक्निक्स जो हैं आपको जो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और अन्य जो आपके ऐसी चीज़ें हैं उसके अंदर हाईटेक टेक्निक्स जो आ गई हैं, पॉली हाउस आ गए हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करो तो मुझे लगता है कि जितनी आप दिहाड़ी 30 दिन लगा के काम पे लगाते हो उससे कई ज़्यादा जो आय है आपकी जो है एग्रीकल्चर के अंदर जो है रुचि रख के जो है आप आगे प्रोड्यूस कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है एक पहाड़ी इलाका है, इसके अंदर अपार संभावनाएं हैं। मैं देखता हूँ, आप शिमला के अंदर देखो, आप शिमला के अंदर आप जितने भी लोग देखोगे, शिमला के ऊपरले इलाके के कोटखाई हो गया, थियोग हो गया, आपको बहुत रिच अमीर लोग जो हैं वहाँ मिलेंगे। उसका क्या कारण है? सेब का जो है व्यापार जो है बहुत
फल फूल रहा है। और आज भी आप मानोगे, अगर हिंदुस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर, अगर मैं सेब की ही बात करूं तो हिमाचल प्रदेश तकरीबन कोई 15 या 20% जो है वो सेब जो है वो निकालता है, प्रोड्यूस करता है। और बाकी जो है जो सेब है वो भी आज की डेट में भी बाहर से जो है आयात होता है। आज की डेट के अंदर मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ। इसलिए अपार संभावनाएं हैं। लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि क्या पता सेब ही सेब होने लगा। अभी भी मैं अगर आपको बोलना चाहूँ तो डेफिसिट है, हम सरप्लस नहीं है, हम डेफिसिट में है सेब के अंदर, क्योंकि सेब हमारा एक प्रमुखतम क्रॉप है यहाँ। मैं अन्य सिट्रस फ्रूट्स के बारे में भी अगर आपको बोलूँ, आजकल सिट्रस फ्रूट्स का जो है आजकल टाइम है। मैं तो खुद चाहूँगा कि आपसे एक आधा पौधा 2 लगा के अपने घर के अंदर लगाऊं टॉप क्वालिटी के, ताकि जो है एक तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। आजकल आपको पता है कई टेक्निक्स आ गई हैं, और आजकल जिन प्रोडक्ट्स के अंदर आप केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं उगाने के लिए, वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं आज की डेट के अंदर। मेरा ऐसा मानना है। आप दिल्ली के अंदर आप चले जाओ, आप किसी भी जगह चले जाओ, वो आपसे पूछते हैं आपको सर्टिफिकेशन चाहिए कि आप जो है उसके अंदर जो है केमिकल्स जो है आप यूज़ नहीं करते हैं। अगर सेब बेशक देखने के अंदर इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन इफ़ इट इज़ नॉट पॉलिश्ड, इट इज़ उसके ऊपर जो है केमिकल अप्लाई नहीं किया गया है, तो उसकी जो वैल्यू है आपको कई गुना ज़्यादा मिलेगी। ये चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि लोग आजकल बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो अपार संभावनाएं हैं इस क्षेत्र के अंदर। और लोग जो है आजकल, ऐसी बात नहीं है, इंजीनियरिंग में चले जाओ, डॉक्टरी में चले जाओ, देयर आर वेरियस एवेन्यूज़, वो तो सब है ही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर के अंदर जो हमारे पास चीज़ है पड़ी हुई, उसके ऊपर बहुत कुछ कम लोग जो है वो ध्यान दे रहे हैं। और उनमें से एक मैं अपने आप को भी समझता हूँ, आप ही नहीं है, मैं भी उसमें हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब टाइम आ गया है कि जितने भी आज ये जो आपका एग्रीकल्चर फेस्ट जो है किया गया है, इसका मेन औचित्य यही है कि सब जो स्कूल के अंदर हैं, जब भी कोई टीचर बात करेगा तो वो यही बोलेगा कि साइंस लो, नॉन मेडिकल ले लो, बीकॉम ले लो, आर्ट्स ले लो, कोई और अन्य स्ट्रीम ले लो, पर आप बहुत कम पाओगे कि एग्रीकल्चर के ऊपर भी कोई टीचर जो है आपको बताएगा कि इस सेक्टर के अंदर भी देयर आर गुड स्कोप्स फॉर योर फ्यूचर। बहुत कम मेरे को ऐसे ने जो है कीवी का इतना बेहतरीन बगीचा लगाया है, और मेरे ख्याल से लाखों रुपए की कीवी जो है वो हर साल जो है निकालते हैं और बेचते हैं। मैंने पंडित जी को बोला आप सबसे बढ़िया हो, मेरे पास तो लोग आते हैं रोज़ डरते हैं, सरकारें बदलती हैं, ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये हो जाएगा। मतलब पंडित जी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि एक तो व्हेन यू आर इन एग्रीकल्चर इट इज़ 100% टैक्स फ्री। सबसे बड़ी बात ये, अगर आप 50 लाख रुपया कमाओगे तो 50 लाख रुपए में आपको एक रुपया भी जो है इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इट इज़ टोटली फ्री। मैं आपको ये वैसे चीज़ें आई नो आउट ऑफ द बुक्स है, बट मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर जो है बच्चों, जितने भी हमारे बच्चे हैं, और मतलब शिमला के आप लोग देखो, अगर आप कोटखाई के लोग देखो, इतने रिच लोग हो गए हैं फार्मिंग के क्षेत्र से, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास, और सेब के पेड़ों को वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनका अपना बच्चा होता है। और जिस वक्त सेब का प्रूनिंग का टाइम आता है, जब सेब का स्प्रे का टाइम आता है, जब तौलिया बनाने का टाइम आता है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए, वो वाला जो टाइम आता है, तो सारे जो इनके परिवार हैं वो पर्सनली खुद जो है बगीचों के अंदर जाके बैठते हैं और पर्सनली वो देखते हैं। मैं भी एक एब्सेंटी फार्मर हूँ वैसे, और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इसके अंदर बहुत अच्छा फ्यूचर है। और जहाँ तक नौनी यूनिवर्सिटी की बात है, 1985 में नौनी यूनिवर्सिटी जो है शुरू हुई थी। मेरे पिताजी 1985 में पहली बार जो है शिक्षा मंत्री बने थे, उससे पहले फॉरेस्ट मिनिस्टर थे 80 से पहले, लेकिन 80 से 85 तक। पर 85 में मेरे को याद है डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है, इज़ द फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश, एक बहुत बड़ा नाम है, और बड़ी खुशी हुई है। तो मेरे को भी जानकारी है कि नौनी यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द 17 मोस्ट
यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि 1985 में जो यूनिवर्सिटी बनी है, कुछ 40 से 45 सालों के अंदर उस यूनिवर्सिटी ने इतना बेहतरीन काम किया है। तो आज मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, मैं यही बोलूँगा जितने भी बच्चे, अब तो बच्चों की संख्या कम होगी क्योंकि घर जाना है, कि आप जो है एग्रीकल्चर के अंदर बढ़ चढ़ के जो है भाग लें। और अभी आपके माध्यम से जो है कोर्सेज जो है नॉनी यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर, अन्य जितने भी कोर्सेज हैं आप इनके अंदर भाग लो। और काफ़ी लोग जो हैं यहाँ से जो है इंडिया से जो है वो बाहर जाके जो है नौकरियाँ कर रहे हैं, या बाहर जाके जो है दे आर डूइंग वेरी वेल इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हम सब लोगों को इस ओर भी जो है बच्चों को जो है जाने की ज़रूरत है। मेरा ऐसा मानना है, इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी अ पायोनियर। मैंने एक चीज़ देखी है, हमारे यहाँ भेड़ चाल होती है, एक बार कोई बच्चा अच्छा इंजीनियर लग गया तो सारे बच्चे इंजीनियरिंग में चल पड़ते हैं, डॉक्टर लग गए तो सारे ही डॉक्टर बनने लग पड़ते हैं। बट व्हेन यू आर अ पायोनियर, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आप भविष्य को देख सको। और मुझे लगता है कि भविष्य जो है, आई कैन फोरसी इट, ऑलरेडी आई कैन फोरसी इट, कि आने वाले वक्त के अंदर जिनके बगीचे होंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप खड के अंदर भी ज़मीन खरीदोगे तो आज अगर आपने 10,000 की खरीदी है तो आने वाले 20 साल के अंदर 10 करोड़ की हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है, दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर खड के किनारे आपके पास ज़मीन है तो कीवी वुड बी द बेस्ट प्लांट, बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर एज फार एज आई नो। तो ऐसे करके प्लांटेशन है। अभी हमारे यहाँ कीड़ी साइड के अंदर मैंने देखा अपना कुछ लोग हैं वो शिमला मिर्च जो होती है उसको उगा रहे हैं, पिंक कलर्ड जो है एग्जॉटिक वेजिटेबल्स, आई वुड से एग्जॉटिक वेजिटेबल्स के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं। दैट्स सच अ बिग एवेन्यू। मैंने ऐसा देखा, काम की कोई कमी नहीं होती, ढूंढने वाला चाहिए, फोरसाइट चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसके पास फोरसाइट है वो कभी भी जो है पीछे नहीं रहता है, उसको दुनिया में कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। और एग्रीकल्चर इज़ दी वे, हॉर्टिकल्चर इज़ दी वे टू गो हैड। और मैं यही बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो है पढ़ाई के साथ साथ इस ओर भी थोड़ा बहुत फोकस रखें, पढ़ाई कर लो। मेडिकल के बाद भी जो है आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। देयर इज़ नो एज फॉर एग्रीकल्चर, नो एज बार फॉर एग्रीकल्चर। तो इसमें आप जो है आगे बढ़ें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सब बुद्धिजीवी लोगों के बीच जो है आपके साथ बीच बैठने का मौका मिला, एंड आई एम श्योर कि आप लोग सब जो ये सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। मैं APMC का चेयरमैन भी रहा हूँ और मुझे याद है कि उस टाइम भी मैंने जो है बहुत कलेक्शन सेंटर्स खोले। और चंबा से जो सेब की उपज है, मेरा ऐसा मानना है बहुत कम है, आज भी बहुत कम है। इफ़ यू कंपेयर इट, अगर आप इसका कंपैरिजन करो किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट के साथ, क्योंकि मैं APMC का चेयरमैन जो है मैं स्वयं रहा हूँ। और लोग जो सलूनी का क्षेत्र है सब्जी के अंदर इतने पैसे कमा रहे हैं कि पूछो मत, सब्जी लगा के। सोलन का क्षेत्र अगर आप देखो वेजिटेबल्स के अंदर, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स के अंदर पीपल आर डूइंग सो वेल। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र के अंदर भी बढ़ा जा सकता है। पानी का जो है आजकल सरकार जो है इरिगेशन के माध्यम से जो है आपके खड्डे हैं, नाले हैं, वहाँ से जो है चैनल्स जो हैं आपके खेतों के लिए कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। और जिनकी ज़मीनें हैं अगर वहाँ पानी पहुँच जाए, नॉर्मली क्या होता है जब आप मक्की लगाते हो तो आप डिपेंडेंट होते हो बारिश के ऊपर, लेकिन चैनलाइजेशन अगर हो जाए तो फिर आपको 24 आवर्स जो पानी है अवेलेबल रहता है। तो फिर आप सब्जी होगी या अन्य चीज़ें जो पानी से उगती हैं उस एरियाज़ के ऊपर भी आप जो है फोकस कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूँगा। जय चंबा, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय आ गया है उन बच्चों को सम्मानित करने का जिन्होंने यहाँ पे क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अजय कपूर को कि वो आए और जो इस प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान हासिल किया, वो उनके नाम यहाँ अनाउंस करें। और मेरा आग्रह रहेगा आज के मुख्य अतिथि महोदय से कि वो इन बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। जोरदारकालीन बच्चों के लिए इसके बाद शशि बाला सेकंड पोजीशन क्विज कंपटीशन में रही, जिसमें लगभग 10 स्कूलों ने जो वो भाग लिया। उसमें
सेकंड पोजीशन हासिल की राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल चंबा के भव्य गुप्ता और गुंजन ने। जोरदार ताली इन बच्चों के लिए। टीचर जो है वो एस्कॉर्ट टीचर से मेरी जो वो रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जो वो बच्चों के साथ जो वो यहाँ पे आ जाए। जल्दी आ। इसके बाद थर्ड पोजीशन जो हासिल की वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यानी के हिमानी और प्रगति ने। जोरदार ताली इन बच्चों के लिए। इसके बाद हमारी जो मॉडल एग्जीबिशन थी उसमें जो प्रथम स्थान हासिल किया वो यशिता खोसला और कशिश बरोत्रा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यानी। इसी हमारी जो एग्जीबिशन थी सेकंड जो प्राइज जाता है वो सिमरन और कविता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यानी। इनके स्कूल टीचर से मेरी जो वो विनती रहेगी कि वो भी बच्चों के साथ मंच पर आ जाए। सिमरन और कविता चले गए बच्चे इनको ही देना है मैडम। हाँ मैडम को ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से एक जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पे आए और मेरा आग्रह रहेगा डॉक्टर जय मैम से कि वो मोमेंटो जो है वो ले आए। और हाँ, और भी अगर ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला जो पुरस्कार है वो एग्जीबिशंस का वो इन्हीं को एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट को, और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर वो भी तैयार हैं। जनरल SMS से हॉर्टिकल्चर से हाँ डिपार्टमेंट ये एग्जीबिशन का क्योंकि ये सारा शॉर्ट नोटिस पे था। आप सभी के माध्यम से ये कार्यक्रम हो पाया, आप सभी बधाई के पात्र हैं। एक जो मोमेंटो है वो कुलदीप जी आए हैं, हनी भी FPO है, शहद से वो लगाए हैं उनके। अगर यहाँ पे है कोई तो वो आ जाए। मार्केटिंग बोर्ड से चलो ठीक है, नहीं थैंक यू सर। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की आपको बहुत बहुत बधाई। और इसके उपरांत हाँ डॉक्टर जया से मेरा फिर आग्रह रहेगा कि हमारे जो टीचर्स थे जिन्होंने क्विज जो यहाँ पे कंडक्ट करवाया, अजय कपूर जी और सीटू राम जी, वो भी कृपया मंच पे आए। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पे हमारा जो कार्यक्रम है वो करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। ये सर केडी स्कूल में है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में केडी में। सीटू जी ये सर ये गोवा स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोवा। थैंक यू बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। अंतिम पड़ाव में, और अंतिम पड़ाव में यही होता है कि सबका धन्यवाद करना पड़ता है, कोई छूटे ना। तो सर्वप्रथम सबसे पहले मेरी तरफ से हार्दिक जो आभार रहेगा वो आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में हैं आदरणीय नीरज नैयर जी, MLA सदर चंबा। आपने सर अपना कीमती समय हमें दिया। हम जानते हैं कि आपकी आज की जो बहुत सारी असाइनमेंट्स थी, एक दो जगह आप चीफ गेस्ट थे, वहाँ भी आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला। हम सभी कृषि विज्ञान केंद्र के परिवार के सदस्य आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक, हमारे डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन निदेशक शिक्षा विस्तार डॉक्टर इंद्रदेव सर, आप कल से ही
इस कार्यक्रम को लेके हमारे बीच में थे, कैसे क्या कौन सी चीज़ क्या होगी सारा मॉनिटर कर रहे थे। आपने समय निकाला, हमें आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे बीच में क्योंकि बहुत कम समय में ये कार्यक्रम जो है वो तय हुआ था, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से हमारे उप निदेशक कृषि डॉक्टर धीमान जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब भी हम बोलते हैं इनको तो ये सबसे पहले वहाँ उपस्थित रहते हैं, और आज भी यहाँ पे सबसे पहले पहुँचने वाले धीमान साहब ही थे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हम भविष्य में भी चाहेंगे कि आप इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहेंगे। हमारे बीच में डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डॉक्टर प्रमोद शाह जी हैं, आप यहाँ आए, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे बीच में जीवन सिलारिया जी हैं, ये नॉमिनेटेड एमसी काउंसिल के मेंबर हैं। आप यहाँ पे आप आए, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। राकेश ठाकुर जी हमारे बीच में हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में संजय उप प्रधान हैं आप ग्राम पंचायत बाट के, आपका बहुत बहुत आभार। मोहिंदर जी हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में प्रेस से बहुत सारे बंधु थे, उनका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये जन जन तक जो पहुंचाने का श्रेय जो जाता है उन सभी बंधुओं को जाता है, प्रेस वालों को जाता है, मीडिया वालों को जाता है। आपका बहुत बहुत आभार। आप जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग रहता है किसी भी कार्यक्रम का वो रहता है जो पार्टिसिपेंट्स, जो छात्र और प्राध्यापक, आपका भी बहुत बहुत आभार। और खासकर आभार मैं आपके प्रधानाचार्य का करना चाहूँगा कि जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोगों को यहाँ पे हमारे अनुरोध पे भेजा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा यहाँ पे जितने भी मेरे सहयोगी हैं, चाहे वो वैज्ञानिकगण और हमारे जो प्रधान वैज्ञानिक हैं, उनके मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम हुआ। मैं आप सभी का, अपने सहयोगियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग जो इस कार्यक्रम में बहुत दिनों से लगे थे मेरी अब्सेंस में, क्योंकि मैं तो यहाँ था नहीं, बाहर था, फिलीपीन चला गया था, तो उसके बाद लोग लगे थे पीछे से, तो मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जो चाहे वो मेरे ऑफिस के लोग हों, चाहे वो यहाँ पे केटरिंग सर्विसेज वाले हों, जिन्होंने यहाँ पे टेंट की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, आप सभी लोग जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अंतिम आभार जो है मेरा वो उन लोगों के लिए जो यहाँ पे भूले बिसरे हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया। मैं सबका आभार जो है अपनी तरफ से, अपने कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से व्यक्त करना चाहूँगा। एक बार पुनः हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनका एक बार पुनः मैं हार्दिक आभार अपने और अपने परिवार कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से करना चाहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।